11th क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर की मल्टीप्लाई। ये आज हमारा 5th लेक्चर है इसके ऊपर। बहुत छोटे छोटे से हमने 4 लेक्चर पहले कर लिए हैं अपने कवर। आज हमारा 5th लेक्चर है वेक्टर प्रोडक्ट। हमने वेक्टर का एडिशन सीख चुके, सब्ट्रैक्शन सीख चुके, अब हम इसकी प्रोडक्ट सीखेंगे। तो इसकी प्रोडक्ट की 2 टाइप होती हैं। एक तो इसकी होती है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरी होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो 2 पार्ट है वेक्टर प्रोडक्ट के, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट खुद। मतलब एक से तो रिजल्ट आपका एक स्केलर क्वांटिटी आएगी एक प्रोडक्ट से। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट है, इसका सिंबल होता है डॉट, ऐसे डॉट लगा देते हैं। इससे जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है। इस प्रोडक्ट का सिंबल क्रॉस होता है। तो कितने टाइप की है वेक्टर प्रोडक्ट? स्केलर टाइप की और एक दूसरी वेक्टर टाइप की। तो इनको पढ़ते हैं हम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इसमें जो नाम दिए हुए हैं इनके हिसाब से इसको एक बार सोचना आपको। इसमें 2 वेक्टर होंगे, उनकी प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट के लिए ये साइन होगा उनकी प्रोडक्ट के बीच में, और ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक वेक्टर होगा, दूसरा भी वेक्टर होगा, बट उनके बीच में डॉट का साइन बनेगा। ये वाला मत बनाना, इसी अलग टाइप की प्रोडक्ट होती है। और जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक स्केलर। कुल मिलाकर बात क्या है? ये वेक्टर है, इसके पास भी 2 चीज होगी, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी इसकी डायरेक्शन। इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगी साथ में? डायरेक्शन। यहाँ भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट जो रिजल्ट आएगा ओनली मैग्नीट्यूड। रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? केवल एक मैग्नीट्यूड। मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको आई जे के नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्ट ऐसे ही होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये एक ऐसे टाइप की प्रोडक्ट होती है जिसके अंदर 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उनके बीच के कोसाइन एंगल यानी कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट लिया जाता है। इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम लोग। तो मैंने डेफिनेशन लिख ली है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब मेरे पास 2 वेक्टर है। ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये इसकी टेल है, और ये वेक्टर बी है, ये इसकी टेल है। दोनों की टेल के बीच का ये एंगल आपका थीटा है। तो इन्होंने कहा कि 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, ए डॉट बी, ये डॉट का निशान आ गया, इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी ए, बी का मैग्नीट्यूड बी इंटू कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। थीटा कौन है? वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच का एंगल, और थीटा छोटे वाला लेना है। थीटा विल बी स्मॉलर in the sense of measurement, in the sense of measurement। मतलब ये भी तो हो सकता है ना इनके बीच का एंगल, बट ये वाला नहीं लेना, ये बड़ा बैठेगा, आपको छोटे वाला लेना। क्लियर है ये मेरी बात? आपको समझ में आ गई? ये वेक्टर ए की वैल्यू, ये वेक्टर बी की वैल्यू, और इनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोडक्ट है भाई? डॉट प्रोडक्ट। इसको पोज करके जरा आप लोग नोट करिए। इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इसका वर्क होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप जब इसको ओपन करते हैं तो आप लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड एफ, इसका डी, इनके बीच का एंगल कोस थीटा। आपने 9th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, जब वर्क डन कैलकुलेट किया जाता था। तो वही फॉर्मूला है। वहाँ पे आप लोगों को ये बताया जाता था, आपको याद आता हो, कि एक कुली है और वो किसी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और सामान उसने ऐसे उठा रखा ऊपर को। तो सामान उठाने के लिए फोर्स किधर लगाता था? वो ऊपर। डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता था सामान का। तो 90 डिग्री होने की वजह से उसका वर्क क्या बोल देते थे वो लोग? कि इसका वर्क 0 हो गया। बोल देते थे ना, वर्क डन बाय कूली।
वर्क डन बाय कूली एफ डी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो उसका वर्क क्या बोल देते थे वो 0। तो ये ऐसा ही है। और एग्जाम्पल पावर होता है पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो यहाँ से भी आपको एक चीज़ पता लग रही है आपको बेटा, इसको पूरा ओपन करेंगे तो एफ वी कोस थीटा भी हो जाएगा। यहाँ से आपको एक मेन चीज़ ये पता लग रही होगी कि पावर और वर्क दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो इनका जो रिजल्ट आया वर्क वो क्या है, अपनी एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है, ये क्या है आपका स्केलर, ये क्या था वेक्टर, ये क्या है वेक्टर, और ये कौन है स्केलर। ये P4 पावर है यहाँ पे, ना कि मोमेंटम। ये फोर्स और ये वेलोसिटी। क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए? अगर एग्जाम्पल समझ आ गए तो अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वन बाय वन। तो पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ कम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पता होनी चाहिए लेकिन हमें। इट इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि ए डॉट बी से जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा, सबको पता, तो वही रिजल्ट बी डॉट ए से भी आएगा, वो भी एक स्केलर ही आएगा। यानी 2 इंटू 3 लिख लें या 3 इंटू 2 लिख लें, अगर स्केलर 6 है तो 6 ही रहेगा। क्लियर? नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटेड अगर ऐसे लिखा हुआ कि ए डॉट दो वेक्टर का समय बी प्लस सी, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको नॉर्मल लो है आपके लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ये हुई अपनी, और कम्यूटेटिव ये हुई। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टी। अब इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनके बीच का एंगल कैसे निकालें ए डॉट प्रोडक्ट के अंदर। तो आप सब जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए बी कोस थीटा। तो जब भी कोस थीटा आपको बोला जाए कि आप इसको कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी से एक रिजल्ट आएगा, उसे ए और बी की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देना, और ये रिजल्ट आई जे के में आएगा तो इसका मॉडुलस ले लेना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, फिलहाल आप इसको एज इट इज लिख लीजिए। ये एंगल निकालने का मेथड है। और करके इसको थीटा इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स ब्रैकेट में ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड आया, क्योंकि आई जे के तो एंगल नहीं हुआ करते, अपॉन ए बी। ए बी कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू। इससे हम सोल्व करेंगे। ये मत सोचना कि ये और ये एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है दो पैरेलल वेक्टर के लिए। मान लीजिए अपना वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं, तो सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनके बीच का एंगल कितने डिग्री होगा। तो टेल को टेल के ऊपर रख के देख लो, आपको 0 डिग्री मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आंसर ए बी के इक्वल आएगा। तो आप कहोगे यस सर। तो यानी जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। यही रूल हम ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए भी लगा सकते हैं। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइड्स, या आपको नाम याद आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल ट्राइड्स बोल दो या यूनिट वेक्टर बोल दो, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। इनके लिए कैसे, मान लो मेरे पास वेक्टर दो डायरेक्शन है, आई डॉट आई मेरे से पूछा गया क्या आएगा साहब, दो वेक्टर है तो ये भी वेक्टर ही, तो इन वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो आपने फॉर्मूला लिया, इसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वेक्टर ए हो, इसको ट्रीट किया जैसे वेक्टर बी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी भी 1 इंटू कोस थीटा कितने डिग्री बनेगा आप खुद बताइए। तो देखिए आई का मतलब एक्स एक्सिस, दूसरे आई का मतलब भी एक्स एक्सिस, तो दो एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है हमेशा, क्या वो 0 होता है। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ये यहाँ निशान अलग बात है और वेक्टर के बीच में निशान आना अलग बात है। वैल्यू के बीच में क्रॉस डॉट कुछ ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेक्टर के बीच में डॉट क्रॉस लिखते ही फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं।
जिन्हें पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ क्रॉस लिखते ही साइन में बदल जाता है फॉर्मूला। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आया 1। तो इसी तरह से ये सबके लिए वैलिड है कि आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, इन सभी के आंसर कितने आएंगे 1। उन पे कैप लगी हुई है, उसकी वजह से आप परेशान मत होइए कि कैप तो लगाई नहीं आपने, तो कैप लगी हुई है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमारा हमेशा 1 के इक्वल होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों। तो मैंने 2 वेक्टर इस बार ना परपेंडिकुलर के लिए लिए। मान लीजिए अपना वेक्टर ए है जो बी लिया था हमने, और ये वेक्टर बी है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो आप थीटा कितने डिग्री बताओगे? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो आप फॉर्मूला लगाओगे कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस 90। तो क्या कोस 90 की वैल्यू 0 होती है? तो बिल्कुल। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट आती है, उसका आंसर कितना बन जाता है? हमेशा 0। यही सारी चीज़ें यूनिट वेक्टर के लिए भी लगेंगी। तो हम अपना ऑर्थोगोनल ट्रायड्स बोलें या यूनिट वेक्टर्स बोलें, बात एक ही है। तो उसके अंदर देख लीजिए बच्चों, क्या करना है आपको कि आपने आई डॉट आई लिखा तो 1 आ गया था, लेकिन अगर आई डॉट जे लिखें, क्योंकि अपनी ये आई डायरेक्शन होती है, ये जे होती है, वाई एक्सिस के लूँ, एक्स एक्सिस के लूँ आई, और जेड एक्सिस के लूँ क्या होती है हमेशा के डायरेक्शन। ये सबको पता है, बातें पहले भी हो चुकी हैं। तो आई डॉट आई जे ये आप लिखते हैं, आई की वैल्यू 1, जे की भी 1, और दोनों डायरेक्शन के बीच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल क्या 90 होता है? तो बिल्कुल। तो आई डॉट जी किसके इक्वल आ गया? कोस 90 0 होने की वजह से ये भी 0। तो इनके लिए क्या रूल बना कि आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो। आई डॉट के जे डॉट के बात एक ही है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये आंसर कितना आना? 0। तो मीनिंग क्या है कि अगर परपेंडिकुलर है ये डायरेक्शन तो एंगल 90 होने की वजह से सब कुछ 0 होना है, और अगर आई डॉट आई यानी अगर पैरेलल है तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो ये 4th और 5th प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको भी पढ़नी है अच्छे से, फिर इस पे क्वेश्चन ट्राई करने हैं।